हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास नए सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज से हम लोग एक नई सीरीज लेके आए हैं और हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का। तो बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत शानदार है और उतना ही आसान है। क्यों? क्योंकि एक कक्षा 9 के आधार पर ये क्या होगा, आरंभ होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं और आज आरंभ करेंगे हम निर्देशांक ज्यामिति और मजा ही आ जाएगा। 5 नंबर का आपका पूरा प्रश्न आते हैं, 5 से 6 नंबर के। तो ये बड़े सरल तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, पूरे हल हो जाएंगे। पूरा का पूरा एक्सरसाइज मात्र 2 से 3 सूत्रों पे क्या है, आधारित है और उसके आधार पे आप बड़ी सरलता से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। आप क्वेश्चन भी बड़े प्यारे प्यारे एकदम आपके कहते हैं ना, खुश मिजाज वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मजा आएगा आपको करने में। तो चलिए आरंभ करते हैं। जितने भी बच्चे आ गए हैं भाई, चलिए अपना अटेंडेंस लगाने के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिए और साथ में अपने ढेर सारे मित्रों को क्या करिए, इस लिंक को शेयर कर दिए। बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो क्या है निर्देशांक ज्यामिति भाई? तो आप जानते हैं कि किसी तल पर, या दूसरी भाषा में कहते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित किया जाता है, यह हमारे किसके अंतर्गत आता है, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जिस तल पर किसी बिंदु की स्थिति को हम प्रदर्शित करते हैं उस तल को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कार्तीय तल। तो अगर यह कोई एक तल है जहां पे मान लीजिए कि यह कोई बिंदु है, हमने कह दिया यह बिंदु क्या है हमारा, P। तो इस बिंदु का जिस तल पे हम मान ज्ञात करते हैं, स्थिति ज्ञात करते हैं, उस तल को क्या कहा जाएगा, कार्तीय तल कहा जाएगा। क्या कहेंगे भाई? कार्तीय तल। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल कहा जाएगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के जनक का नाम क्या है, पितामह का नाम क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक हैं वो आपके हैं रेने देकार्ते। नाम आपने कक्षा 9 में पहली बार सुना होगा, रेने देकार्ते। ठीक है जी। रेने देकार्ते ने सर्वप्रथम किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने की प्रक्रिया को अपनाई थी और उन्होंने इसके बारे में बात किया था, इसलिए रेने देकार्ते को क्या कहा जाता है, जन्मदाता या पितामह कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे और आगे बात करते हैं, थोड़ी छोटी मोटी बातें करेंगे फिर हम बढ़ेंगे कक्षा 10 के आधार पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक तल को हम दो अक्षों के द्वारा या दो तलों के द्वारा क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, जिसमें एक होता है क्षैतिज रेखा और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को हम नाम देते हैं, इसे कहेंगे एक्स डैश अक्ष और इसे कहेंगे वाई डैश अक्ष। तो एक्स डैश अक्ष और वाई डैश अक्ष जो हमारे होते हैं, यह क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को लंबवत क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे। इसका अगर नाम लिखो तो यह होगा एक्स ओ एक्स डैश, यह कहलाएगा हमारा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और इसी को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं इसे? एक्स अक्ष। और इसी प्रकार से वाई डैश, ये हमारा कहलाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और इसे आप कहते हो वाई अक्ष। क्लियर है? स्पष्ट है बात? पुरानी बातें हैं। अब ये जो रेखाएं हैं, यह रेखाएं चाहिए जो अक्ष है, ये अक्ष पूरे तल को 4 भागों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो उन 4 भागों को हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं भाई? चतुर्थांश। तो कौन कौन से चतुर्थांश होंगे? तो यह हो जाएगा आपका पहला चतुर्थांश, यह हो जाएगा आपका दूसरा चतुर्थांश, यह हो जाएगा आपका तीसरा चतुर्थांश और यह होगा आपका चौथा चतुर्थांश। तो हमारे पास कुल 4 चतुर्थांश होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चतुर्थांश होते हैं। अब पहले चतुर्थांश में जो मान लिए जाते हैं उसमें मान हमारा, दोनों मान हमारा होता है धनात्मक पहले चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में हमारा होता है पहला मान ऋणात्मक, दूसरा मान धनात्मक। तीसरे में हमारा होगा दोनों का दोनों ऋणात्मक और चौथे में हमारा होगा एक आपका धनात्मक तो दूसरा आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों है, इस बात को हम समझते हैं। आप अच्छे जानते हो कि यह दोनों रेखाएं या दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रक्षेद करते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0,0। ये आप अच्छे जानते थे, इसका निर्देशांक हो गया 0,0। और मूल बिंदु से इधर जाओगे तो ये सारे मान धनात्मक आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। इधर आओगे तो सारे मान क्या आ जाएंगे, निगेटिव। इसी प्रकार से मूल बिंदु से टॉप पर जाओगे, ऊपर जाओगे तो सारे मान धनात्मक और बॉटम में आओगे तो सारा मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये बात आप अच्छे जानते हैं। इस आधार पे पहले चतुर्थांश में जो भी मान आएंगे वो सब मान क्या आएंगे, धनात्मक आएंगे। दूसरे चतुर्थांश में आपका जो मान आता है वो पहला आता है ऋणात्मक और दूसरा क्या आता है, धनात्मक। तीसरे में दोनों को दोनों ऋणात्मक होंगे और चौथे में हमारा क्या होगा भाई, तो पहला धनात्मक होगा दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझते हैं।
तो इस बात को समझने के लिए हम इस बिंदु की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। रेने देकार्ते ने क्या कहा कि किसी तल पर किसी बिंदु को स्थिति अगर निर्धारित करनी है तो उस बिंदु से तल के एक अक्ष के लंबवत पहले आप एक रेखा ड्रा करिए, ऐसे एक लंबवत रेखा गिराइए, फिर यहां से इस अक्ष के लंबवत एक रेखा गिराइए। मान लो कि यह बिंदु M पे प्रक्षेद करता है और यह बिंदु N पे प्रक्षेद करता है। तो अगर हम कहें कि मूल बिंदु से M की दूरी x इकाई है, कितनी इकाई है? x इकाई। और मूल बिंदु से N तक की दूरी अगर मैं कहूं y इकाई है, तो इस स्थिति में बिंदु P की स्थिति क्या होगी? तो बिंदु P की स्थिति जो होगी वो होगी x, y। क्या होगा भाई? x, y। इसका मतलब हुआ कि किसी बिंदु की स्थिति जब भी निर्धारित करते हैं तो निर्धारण के दौरान इस बात का ध्यान रखते हैं कि मूल बिंदु से x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है और मूल बिंदु से y अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है। तो सदा ही पहले मूल बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं, उसके बाद से किसको लिखते हैं? y अक्ष पर चली गई दूरी को। तो हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि बिंदु P का निर्देशांक, अब बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो हमारा हो जाएगा P और यहाँ पे हो जाएगा x, y। अब यहाँ पे x क्या है और y क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो x है, अच्छा इसको एक और नाम देते हैं, इसे देते हैं x निर्देशांक, y निर्देशांक, ऐसे भी इसे लिखा जाता है। ठीक है जी, x निर्देशांक, y निर्देशांक। तो अब यहाँ पे x का नाम क्या क्या हो सकता है? तो x का नाम पहले x निर्देशांक, और इसे ही हम एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं भाई? भुज। दूसरा y का हम कह सकते हैं y निर्देशांक, और इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कोट। क्या बोलेंगे? कोट। तो जो हमारे किसी बिंदु का निर्देशांक होता है वह भुज और कोट के द्वारा मिलकर प्राप्त होता है, या x निर्देशांक तथा y निर्देशांक के द्वारा प्राप्त होता है, या x अक्ष पर चली गई दूरी तथा y अक्ष पर चली गई दूरी के आधार पर क्या की जाती है? ज्ञात की जाती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इस बात को समझ सकते हैं। साथ ही में अगर कोई बिंदु किसी अक्ष पे ही हो, मान लो कि एक बिंदु हमारा कहीं यहाँ पे, कोई एक बिंदु यहाँ पे, हमने कहा कि एक बिंदु है आपका यहाँ पे, मैंने कह दिया एक बिंदु A है और यहाँ पे एक बिंदु क्या है? B। तो जब अक्षों पर कोई बिंदु होते हैं तो उसके हम निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये बड़ा आसान काम है। आप यहाँ पे मेंशन करें, कहीं मैं एक जगह कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना के मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको हल्का सा जगह बनाता हूँ, लिखता हूँ। हम लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु A का निर्देशांक। याद रखना, जब भी आप किसी अक्ष पे होगे तो उस अक्ष का तो मान होगा, चली गई दूरी होगी, लेकिन दूसरे अक्ष का मान नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर x अक्ष पे a का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा a का मान। हमने कह दिया कि मान लो यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी, केवल इसके बारे में बात कर, कह रहे हैं कि x है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? x है, तो x और y तो चल ही नहीं रहे होते, x का मान क्या हो जाएगा जी। उसी प्रकार से y अक्ष पर बिंदु B का निर्देशांक, और y अक्ष पर बिंदु B का जो निर्देशांक हमारा होगा वो हो जाएगा आपका B, और y अक्ष पे मैंने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी अगर y है तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा, सदा लिखते क्या है? x को पहले लिखते हैं y को, तो यहाँ तो x चलोगे ही नहीं, तो यह हो जाएगा 0, y। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी तल पर किसी बिंदु को स्थिति निर्धारित करते हैं। और ये जो था हमारा, ये किसके आधार पे था? ये कक्षा 9 के आधार पे था। अब हम बात करेंगे कक्षा 10 के आधार पे। कक्षा 10 के आधार पे क्या कहता है? 9 में किसी एक बिंदु की स्थिति को समझते हैं और 10 में हम 2 या 2 से अधिक बिंदुओं की स्थिति को समझते हैं। तो कक्षा 10 में हमारे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो दो बिंदु कहाँ स्थित है? तो किसी तल पर स्थित है। किसी तल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, हम ये ज्ञात करेंगे किसके माध्यम से भाई? तो दूरी सूत्र के माध्यम से। चलिए इसे नोट करिए, इसके बाद से आरंभ करते हैं दूरी सूत्र। तो चलें अब बात हम करते हैं दूरी सूत्र की। अब दूरी सूत्र में क्या भाई? तो कह रहा है कि किसी मान लीजिए कार्तीय तल पर दो बिंदु, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q, तो P और Q के बीच की दूरी क्या? अब इस बात को कैसे समझे? तो अब मान लो कि बिंदु P का निर्देशांक हमारा जो है वह x1, y1,
x1 कॉमा y1 और q का निर्देशांक है x2 कॉमा y2। क्लियर है? अब क्यों ऐसा हो गया भाई, तो समझते हैं थोड़ा। O से लेकर A तक की जो दूरी है वह हमारी मान लीजिए कि x1 और O से लेकर S तक की जो दूरी है वो हमने मान लिया क्या है आपका x2 है। ठीक है जी। उसी प्रकार से O से लेकर A तक की दूरी जो हमारी है वो हमने मान लिया y1 है और O से लेकर B तक की जो दूरी है वो हमने मान लिया कि y2 है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि बिंदु P का निशान x1 कमा y1, अब Q का निशान क्या हो जाएगा x2 कमा y2। तो आपसे यह पूछा गया है कि P से Q तक के बीच की दूरी क्या करिए ज्ञात करिए। तो P से Q तक की दूरी कैसे ज्ञात करें, इसके लिए बड़ा आसान काम है। आप एक काम करो, AP को आगे बढ़ाओ। AP को जब हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो यह QS को बिंदु मान लिया हमने कि T पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो QS होगा वो भी क्या होगा समानांतर होगा। तो इस केस में और हमारा जो AT होगा वो OS का क्या होगा समानांतर होगा। इस केस में जो PT है वो QS पे क्या होगा लंब होगा। तो यहाँ कितने अंश का कोण बना देगा 90 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है? अब आगे, अब थोड़ा हम समझते हैं, विचार करते हैं कि PT कितने के बराबर होगा। तो PT जो होगा हमारा वो RS के बराबर होगा और RS का मान कितना होगा। तो देखो O से लेकर S तक हमारा है S2 और O से लेकर R तक है x1। तो RS का मान जो हमारा निकल के आएगा यह आ जाएगा x2 माइनस x1। बड़े में से क्या किया छोटे को घटा दिया। उसी प्रकार से तो अगर यह RS का मान x2 माइनस x1 हो गया तो यह PT का मान भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा मान। सेम ऐसे ही हमारा QT जो है वह AB के बराबर है और हमारा पूरा OB का मान है y2 और OA का मान है y1। तो हमारा AB क्या होगा बड़े में से छोटे को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई y2 माइनस y1। तो जितना ये होगा इतना ही हमारा यह भी होगा। तो QT का मान हो गया y2 माइनस y1 के बराबर। तो क्या लग रहा है, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है PTQ। अब PTQ में यह हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो जो हमारी दूरी थी वह इसका क्या कहलाएगा कण ही कहलाएगा ना। तो किसे निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो बड़ा आसान है, आप यहाँ लिखेंगे माना माना किसी तल पर बिंदु P और इसका निशांक हम क्या कह रहे हैं x1 कमा y1 तथा बिंदु Q x2 कमा y2 है। ठीक, अब क्या करना भाई, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ध्यान से देखिए चूंकि PT बराबर है किसके RS की, PT बराबर है RS की और RS का मान जो हमारा होगा वो होगा OS माइनस OR और OS का मान कितना है x2, OR का मान कितना है x1। तो x2 माइनस x1 ये हो गया PT का मान। तथा जो QT है हमारा यह बराबर है आपका QT बराबर है BA के और BA जो हमारा है वो है OB माइनस OA। OB का मान है y2 और OA का मान है y1। ये हो गया y2 माइनस y1। तो बड़ा आसान है, तो आप लिखोगे इसलिए समकोण त्रिभुज PTQ में अब PTQ में हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस का प्रमेय कहता है, क्या कहता है भाई, तो कर्ण का स्क्वायर PQ का स्क्वायर बराबर होगा आधार PT का स्क्वायर प्लस लंब QT का स्क्वायर। क्या मान उठा कर रख दीजिए। PT अभी आपने निकाला कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा, किसका मान आ गया PQ स्क्वायर का। हमें मान किसका चाहिए, केवल PQ चाहिए ना। PQ क्या है बीच की दूरी। तो देयरफॉर PQ निकालने के लिए दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर या तो ये लिख दो या अपने पक्षांतर में सीखा होगा कि वर्ग का अगर पक्षांतर करते तो उधर वर्गमूल लग जाता है।
तो देयरफॉर यहाँ पी क्यू जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है जी। और ये जो निकल के आया एक्चुअल में कुछ और नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। तो किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये हमारा क्या निकल के आ गया, दूरी सूत्र निकल के आ गया। स्पष्ट हुआ? क्या पता चला आपको? दूरी सूत्र पता चल गया। तो ये हो गया हमारा दूरी सूत्र। बड़ी आसान से हम क्या कर सकते हैं, पी और क्यू के बीच की दूरी हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट के बराबर लिख कर और क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? तो बड़ा आसान है। अगर देखो आपको सारी प्रोसीजर ठीक से समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख के समझने का प्रयास करिए। तब भी नहीं समझ में आता है तो भैया सीधा काम करो, इतना तुम याद कर लो, पी के बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। क्या कहाँ पे क्या क्या? तो x2 जो है, ध्यान से देखना, x2 जो है वो दूसरे बिंदु की x निर्देशांक का मान है और x1 पहले बिंदु का x निर्देशांक का मान है। y2 दूसरे बिंदु का y निर्देशांक का मान है और y1 जो है वो पहले बिंदु का y का क्या है, निर्देशांक है। तो बड़ा आसान है, दूसरे में से पहले का घटा कर बर कर दो प्लस फिर दूसरे का y वाले का मान में से पहले के y वाले मान को घटा के क्या कर दो, बद कर दो। अब फिर दोनों का आपस में जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल दो, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, दूरी सूत्र निकल के आ जाएगा। और उससे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आसान है। चले नोट करें, कैसा लगा लेक्चर भाई? फटाफट लाइक करके बताइए, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और अपने ढेर सारे मित्रों को क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो नोट करें इसे। अब फिर अब हम बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। तो फार्मूला हमारा क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी आधार पे आपका जो प्रश्नावली 7.1 का है ये पूरा का पूरा आधारित है। तो सारे उदाहरण और सारे आपका 7.1 के सारे प्रश्न इसी पर आधारित है। बस एक फार्मूला और एक फार्मूला पर आपका काम निकल के हो जाएगा। नोट करें। तो दूरी सूत्र समझने के बाद से अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 का। बड़ा प्यारा उदाहरण नंबर 1 है। क्या कह रहा है देखो भाई, कह रहा है कि क्या बिंदु 3,2 माइनस 2, माइनस 3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले तो ये बताना कि त्रिभुज बनाते हैं। अच्छा, कैसे बताओगे कि त्रिभुज बनाते हैं? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई कैसे बताएंगे कि त्रिभुज बनाता है। तो देखो क्या करो, आप त्रिभुज के इन तीनों बिंदुओं का 3 शीर्ष ले लो, ठीक है। अब फिर इनके भुजाओं का ज्ञात करो। अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के मान से अगर बड़ा प्राप्त होता है तो जाहिर सी बात है कि यह एक त्रिभुज का क्या करेगा, निर्माण करेगा। आगे अगर ऐसा होता है, यदि हाँ तो अगर बनाते हैं तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। तो साथ में आपको यह भी बताना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज बनाएगा। बड़ा आसान है भाई, कैसे बताओगे? यह ऐसे बताया जाता है कि त्रिभुज के प्रकार कैसे होंगे। आपका सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, जिसका सारे भुजाएं आपस में बराबर, अगर ऐसा है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, अगर क्रमागत दो भुजाएं आपस में बराबर होते क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, समकोण, अगर एक कोण 90 अंश का प्राप्त हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण। कैसे समकोण पता कैसे करते हैं भाई, तो पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम कर देते हैं। यदि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि यह एक प्रकार कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। हम ये भी लगा सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं, कैसे हल करेंगे, बड़ा आसान है। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, देखो इसका हल कैसे करेंगे। माना माना ए, अपने पास से नाम लेते ए, 3,2 -2, -3 व सॉरी बी -2, -3 व सी 2,3 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब ये त्रिभुज हमको पता नहीं है लेकिन मान लिया शीर्ष है, ये हमने अपने पास से मान लिया। मान लो कि इस तरीके से एक हमने त्रिभुज बना दिया, सपोज दैट ऐसे एक हमने त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। ए का मान आ गया हमारा 3,2, बी का मान आ गया आपका -2, -3 और सी का मान हमने ले लिया 2,3, ऐसे ले लिया, ठीक है जी। अब आगे बढ़िए। अब अगर त्रिभुज का ध्यान से देखना, अगर त्रिभुज के शीर्ष है तो तुम यहाँ ज्ञात करो, एक बार ए बी, एक बार बी सी और एक बार ए सी। तो हम कहेंगे यहाँ पे, तो त्रिभुज की भुजाओं के लिए, त्रिभुज की भुजाओं के लिए
हम ए बी बी सी और सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। के लिए ए बी बी सी व सी ए की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक। इसलिए सब प्रथम हम ले रहे हैं यहाँ पे ए बी। ए बी बराबर होगा, क्या कहता है सूत्र आपका? आपका दूरी सूत्र कहता है एच टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। एक बार लिख लो, एच टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, बड़ा आसान है। इसको अभी मानो एक्स वन वाई वन और इसे मान लो एक्स टू वाई टू। जब दो बिंदु लोगे तो पहले को आप मानोगे एक्स वन वाई वन और दूसरे को क्या मान लोगे एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, दूसरे में से पहले का घटाना है। तो यहाँ पे रखो, मान क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, आप इधर ही ले लीजिए। इसका मान क्या आएगा, एक्स टू कितना है, तो माइनस टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा, सॉल्व करिए। ये हो गया माइनस पाँच का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो गया माइनस पाँच का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, तो यह आपका निकल के आ जाएगा, माइनस पाँच का वर्ग करोगे 25, फिर माइनस पाँच का करोगे 25। तो इसे आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 25, अब 25 कितने का वर्ग है, 5 का, ये हो जाएगा 5/√2। दूरी है तो मात्रक क्या आ जाएगा, इकाई। ठीक है, कोई मात्रक नहीं दिया हुआ तो आप क्या ले लोगे, इकाई ले लोगे। उसी प्रकार से जैसे ये भी आपने निकाला, उसी प्रकार से बीसी निकालो, फार्मूला यही लगेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका ये एक्स वन वाई वन हटाइए, इसको कर दीजिए एक्स वन, ऐसे कर दीजिए वाई वन, और इसे कर दीजिए एक्स टू, और ये हो गया वाई टू। अब घटाओ, कैसे आएगा भाई, तो दो दो माइनस माइनस दो का पूरे का होल स्क्वायर प्लस आपका थ्री माइनस माइनस थ्री का पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करिए। ये तो हो गया अंडर रूट दो, और ये दो में मल्टीप्लाई करो तो प्लस दो का वर्ग, और ये हो जाएगा आपका 3 + 3 का वर्ग। ठीक है जी, हाँ इससे देखो, अब ये क्या हो गया, 2 2 4 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू, 16 प्लस 3 3 6 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 16 36, ये कितना हो जाएगा 52, नहीं अच्छा अच्छा 12 3 4, हाँ ठीक है 52 इकाई, अंडर रूट 52 इकाई के बराबर है। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम बात करें सीए की, तो सीए में क्या होगा भाई, फार्मूला तो यही लगेगा। अब यह हो जाएगा, इसको हटा दो, अब यह हो जाएगा एक्स वन वाई वन, और ये हो जाएगा आपकी बात एक्स टू वाई। एक केवल आपको समझना है, ठीक है ना, इसको लिख के एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने वाली बात है। तो आपका 3 - 2, फार्मूला यही है, 3 - 2 का वर्ग प्लस नहीं, हाँ 3 - 2 का वर्ग और 2 - 3 का वर्ग, 2 - 3 का वर्ग, ऐसे आ जाएगा। 3 में से 2 जगह एक का वर्ग माइनस, और यहाँ देखिए प्लस होता है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ देखिए -1 का वर्ग आ जाएगा। अब 1 का वर्ग जो है, या 1 का जो वर्ग है वो तो होगा 1, अब -1 का वर्ग भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो प्लस है। ये हो गया आपका अंडर रूट 2 इकाई के बराबर। अगर हम इनके मानों को समझने का प्रयास करें या मान रखने का प्रयास करें, तो इसका मान लगभग लगभग आता है 1.41 इकाई के बराबर, और अंडर रूट 52 का मान जो आएगा वो लगभग लगभग आएगा 7.221 इकाई के बराबर, चाहे 21 ले लो, हाँ 21 इकाई के बराबर। और 5√2 का मान अगर निकालेंगे तो यह मान आपका जो निकल के आएगा, यह आपका आएगा 7.07 इकाई के बराबर। ठीक है, मान पहले से मैंने निकाला हुआ है, इस तरीके से मैंने रख दिया। अब इस मान को अगर आपने रखा है तो जाहिर सी बात है, अब इनमें देख कंपेयर करो। अब कंपेयर करोगे तो किन्हीं भी दो को, अगर आप ध्यान सुनो, ये 3 भुजाएं होंगे ए बी बी सी और सी, इसमें से किन्हीं भी दो को जोड़ोगे तो वह तीसरी भुजा से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखो ना, अगर इन दोनों को जोड़ रहे हो तो 7 7 14 हो जाएगा, इससे बड़ा हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ रहे हो तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, और या इसको और इसको जोड़ोगे
तो इसका मान भी इससे क्या हो जाएगा, बड़ा या इसके बराबर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे चूंकि चूंकि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए यह एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। लीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है। दूसरा क्वेश्चन में कैसा त्रिभुज होगा, तो एक काम करो, हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, ए बी का वर्ग निकालें तो कितना आया था 5√2, तो 5√2 का वर्ग हो जाएगा। अब 5 का वर्ग 55 25 गुणे 2, ये कितना आ जाएगा 50 इकाई। ए बी का वर्ग आ गया 50 इकाई। उसी प्रकार से बीसी का वर्ग हमारा कितना है 52 अंडर रूट में, तो अंडर रूट 52 का वर्ग यह हो जाएगा केवल 52 इकाई के बराबर। उसी प्रकार से हम सी ए का वर्ग निकाल रहे हैं, तो सी ए का वर्ग हो जाएगा आपका, सी ए कितना आया था अंडर रूट 2 इकाई, तो अंडर रूट 2 का वर्ग मतलब ये हो गया 2 इकाई के बराबर। अब ध्यान से देखो बाबू, अब आपको बात क्या होगी समझ में आएगी। ये बात अगर आपको समझ में आए, आप यहाँ से देखना, बीसी का वर्ग जो है, बीसी का वर्ग यह ए बी के वर्ग प्लस सी ए के वर्ग के क्या है बराबर। देखो ना, बीसी का जो वर्ग हमारा है वह, बीसी का वर्ग कितना है 52, ए बी का वर्ग कितना है 50 और सी ए का वर्ग कितना है 2। लीजिए 52 किसके बराबर हो गया 52 के बराबर हो गया। तो आप क्या कहोगे, या कौन सा फार्मूला है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से क्या कहता है भाई, तो अगर किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, तो जाहिर सी बात है कि यह जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज एबीसी जो होगा वो कैसा त्रिभुज होगा, एक समकोण होगा। त्रिभुज एबीसी एक समकोण होगा, एक समकोण होगा। और जैसे ही यह समकोण होगा, दैट मीन्स, तो अब यहाँ पे थोड़ा त्रिभुज बना के देखें। अब ऐसे तो त्रिभुज नहीं बनेगा भाई, हम हटा रहे हैं इसको, ध्यान से देखना, चाहे मैं इधर बना रहा हूँ। अब त्रिभुज कैसे बनेगा, अब यहाँ में जो हमारा बीसी है यह सबसे बड़ी भुजा है, तो याद रखना, अब समकोण त्रिभुज तुम बनाओगे तो तुम्हारा समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा कुछ। मान लिया कि यह बी हो गया, या सी हो गया और ये क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। तो बी नहीं, उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी, सी यहाँ पे आएगा, यह आपका सी हो गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में बीसी सबसे बड़ी भुजा है ना, तो ये हो जाएगा कर्ण का कार्य करेगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और एसी हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कोण ए क्या होगा समकोण होगा, इसलिए एंगल ए कितना डिग्री के बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। समझ में आ गया, आसान है। तो चले इसे नोट करें, इसके बाद हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। तो पहला उदाहरण करने के बाद सब बात करते हैं दूसरा उदाहरण की, और दूसरा उदाहरण भी बड़ा शानदार है, यह वर्ग पर संबंधित है। एक आकृति, एक हम कहें चतुर्भुज की एक ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर तथा विकर्ण आपस में क्या हो जाए बराबर, तो वो क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। ये उसी पे आधारित है। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। भैया अगर यह एक वर्ग के शीर्ष होंगे तो जाहिर सी बात है वर्ग के जो गुणधर्म होता है उन गुणधर्मों को जरूर प्रदर्शित करेंगे, अब या उनका पालन करेंगे। अब वर्ग का गुणधर्म क्या होता है, तो वर्ग का गुणधर्म होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर और उनके साथ में विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम करने का प्रयास करते हैं, बड़ा आसान है, इसका हल निकालो। कैसे निकालोगे हल, तो यहाँ मान लोगे, माना माना चारों भुजाओं का नाम, चारों शीर्षों का नाम देते ए 1,7, बी 4,2 -1, ये क्या होगा सी ले लो इसको, सी व डी -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। यदि यह
यह एक वर्ग का निर्माण करेंगे करेंगे तो वर्ग के गुणधर्मों का वर्ग के गुणधर्मों का पालन करेंगे अर्थात अर्थात चारों भुजाएं आपस में समान तथा विकर्ण तथा यहाँ दोनों विकर्ण तथा दोनों विकर्ण भी आपस में समान होंगे समान। चलिए इसी चीज को हम करते हैं और सर्वप्रथम हम यहाँ पे एक वर्ग का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो मान लिया कि यह एक वर्ग, इस तरीके से हमने एक वर्ग मान लिया, ठीक है। और यह इनके क्या है भाई, विकर्ण है, इस तरीके से हमने विकर्ण मान लिया। अब इनके चार शीर्ष मान लो, कहीं से भी मान लो, ए बी सी डी, चार शीर्ष मान लिया। नाम दे दिया, ए का हो गया 1,7, बी का मान हो गया 4,2, सी का मान हो गया -1,1 और -1,-1 और डी का मान हो गया आपका -4,4, ऐसे हो गया। तो अगर इनकी भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, विकर्ण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो फिर काम आसानी हो जाएगा। तो आप सर्वप्रथम यहाँ पे क्या करो, आप निकालो यहाँ पे भुजाएं, क्या निकालेंगे आप, भुजाएं। अब भुजाओं में सबसे पहले हम निकालना ए बी। अब ए बी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं दूरी सूत्र, ध्यान से देखना। दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र भाई, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस इसी का पालन करते हुए आगे बढ़िए। और यहाँ पे ए बी बराबर हो गया x2, यह हो जाएगा x2, यह हो जाएगा x1, तो 4 - 1, 4 - 1 का वर्ग प्लस 2 - 7 का वर्ग, 2 - 7 का वर्ग अंडर रूट में, ठीक है। कितना आएगा भाई, 4 में से 1 जाएगा 3 का वर्ग और 2 में से 7 जाएगा -5 का वर्ग, ठीक है। अब कितना होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 25, तो 9 25 कितना हो जाएगा आपका, अगर ध्यान से देखो तो 9 25 हो जाएगा 34, तो अंडर रूट 34 इकाई के बराबर। लीजिए पहली भुजा आ गई, आपका ए बी का मान आ गया अंडर रूट 34 इकाई के बराबर। इसी प्रकार से सारे मान आना चाहिए। तो दूसरा तथा, अब ए बी तो निकाल लिया, हो गया बीसी के बारे में। बीसी में या x2 y2 या x1 y1, तो -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया -1 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करिए इसे, -1 - 4 -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 -3 का होल स्क्वायर। क्या हो गया भाई, ये यहाँ से आ गया आपका -5 का होल स्क्वायर करोगे 25 और -3 का करोगे 9, ऐड करोगे तो यहाँ बीसी का मान निकल के आ जाएगा आपका अंडर रूट 34 इकाई के बराबर। लीजिए आपका यह भी निकल के आ गया। जैसे आपने ए बी बी से निकाला, आप निकालेंगे इसी प्रकार और आगे अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और देखिए इसी प्रकार से मान क्या निकाला जा सकता है। तो अब हम ले रहे हैं ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब बात करो सी डी के। सी डी बराबर होगा भाई -4 -1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4, ध्यान से देखिएगा गड़बड़ हो सकता है, -4 -1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 -1 का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है जी, बढ़िया। सॉल्व करें इसे, यह हो जाएगा आपका -4 मिलकर क्या हो जाएगा +1 पूरा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 और -5 मिलकर क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा -4 में से 1 जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा ही, तो ए बन जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 25, ऐड होके सी डी भी हमारा कितना देगा अंडर रूट 34 इकाई के बराबर। तो कमाल की बात है, अब ध्यान से देखें
पहली भुजा ये आ गई है अभी अंडर रूट 34 इकाई, दूसरी आ गई BC आपका 34 अंडर रूट 34 इकाई, तीसरी भुजा आ गई CD अंडर रूट 34 इकाई के बराबर। उसी प्रकार से DA निकाल लो। अब लास्ट में हम निकाल रहे हैं DA, और DA है हमारा ये भाई, क्या होगा तो 1 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अरे H2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 निकालिए, कितना आ गया, यह आ जाएगा आपका 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस सॉरी 4 ना होगा प्लस 4 इतने का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, तो यह आ गया आपका 5 का होल स्क्वायर प्लस 9, इतना आ जाएगा हमारा। अब 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 9, तो यहाँ से हमारा निकल के आता है DA भी अंडर रूट 34 इकाई के बराबर। लीजिए मजे की तो बात यह है कि चारों भुजाएं तो हमें स्पष्ट रूप से आपस में क्या दिखाई दे रही है, बराबर दिखाई दे रही है। ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों आपस में बराबर दिखाई दे। जैसे आपने भुजाओं को बराबर दिखाया है उसी प्रकार से आप क्या करें विकर्णों को बराबर दिखा दे। तो आप यहाँ लिखें अब विकर्ण। अब विकर्ण कौन कौन से हैं, सबसे पहले कौन सा AC, तो AC बराबर क्या होगा भाई X2 माइनस X1, सबके बीच की दूरी निकाल रहे हैं ध्यान रखिएगा, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का होल स्क्वायर, कितना आ गया हमारा, सॉल्व करिए, -1 मिलकर -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 मिलकर -8 का होल स्क्वायर, कितना आ गया हमारा। अब कितना बनेगा आपका, यह हो जाएगा 2 दूना 4 और यह हो जाएगा 8 8 64, मिला के हो जाएगा अंडर रूट 68, क्या बाबू AC का मान आ गया इतना इकाई के बराबर, यह हमारा गया। इसी प्रकार हम किसका मान निकालें, जैसे AC निकाला उससे BD निकालें, BD, अब BD कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का 4 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो क्या आएगा यहाँ पे, तो -4 ये तो हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा भाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए -8 का होल वर्ग तो हो गया 64 और प्लस 2 दूना कितना हो गया 4, तो 64 4 मिलकर कितना हो जाएगा 68, देयरफॉर BD बराबर भी हो गया अंडर रूट 68 इकाई के बराबर। क्या मिला सर आपको, आपको मिल गया, अगर ध्यान से देखो तो चारों भुजाएं आपस में बराबर और साथ में दोनों विकर्ण भी आपस में क्या हो गए बराबर। तो आप लिखेंगे चूंकि भुजाएं AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर DA, ये आ गया, तथा अब आ जाए हम यहाँ पे किसके बारे में विकर्ण के बारे में, तथा विकर्ण। अब विकर्ण में कौन कौन से हैं भाई, तो विकर्ण है हमारा AC बराबर है BD के, इसलिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्ग के शीर्ष है क्या, आप लिखें इसलिए बिंदु A1,7 B4,2 C -1,-1 व D -4,4 एक वर्ग का निर्माण करेंगे और ये उस वर्ग के शीर्ष होंगे, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये वर्ग के जो गुणधर्म है उस गुणधर्मों का क्या कर रहे हैं पालन कर रहे हैं। तो आसान है, बड़ा सिंपल है, तो चले इसे नोट करें। अब फिर बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण की तरफ, नोट करिए। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। क्या कहता है उदाहरण नंबर 3 भाई, कह रहा है कि आकृति 7.6, ये जो डायग्राम बना है 7.6 का है। बुक में आप देखिएगा और भी स्पष्ट रूप से आपको डायग्राम दिखाई देगा। किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। तो ये क्लास है, उसमें जो डेस्क रखे गए, क्लास में ब्रेंच और सब रखे जाते हैं ना, ब्रेंच डेस्क के सारी जो चीजें रखी जाती है उसकी व्यवस्था है। आसिमा, भारती और कैमिला, पहली है आसिमा, दूसरी भारती और तीसरी क्या है कैमिला, क्रमशः
3,1, 6,4 और 8,6 पर बैठी हैं, क्या आप सोचते हैं कि वह एक सीध में बैठी? क्या ये तीनों एक सीध में बैठी हैं? अगर ऐसा है तो इसका कारण उत्तर दीजिए। देखिए, आपने पढ़ा होगा संरेखी के बारे में। 3 बिंदुएं संरेखी, 4 बिंदुएं संरेखी। इसका मतलब क्या है भाई? अगर 3 बिंदुएं संरेखी होंगी तो अगर ऐसे समझो कि मान लो कि यह 3 बिंदु है, ए बी सी, यह ए है, यह बी है और सी है। अगर तीनों संरेखी होंगी तो ए बी प्लस बी सी का मान जो होगा वह ए सी के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब क्या निकल के आएगा? ए बी प्लस बी सी यह बराबर होगा ए सी। ठीक, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो तीनों संरेखी हैं और कहते हैं कि तीनों एक ही रेखा पे हैं, तो बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ पे तो भी है। अगर ये कह रहा है कि तीनों एक सीध में बैठी हैं, अगर सीध में बैठी है मतलब एक रेखा पे होंगी, और एक रेखा पे होंगी तो ए बी प्लस बी सी का जो मान होगा वह ए सी के क्या होगा? बराबर होगा। बस दूरी सूत्र का प्रयोग करके यही काम आप करिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका हल। हल कैसे करोगे आप? तो हल में आप लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र हमारा क्या है भाई? यह अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी का प्रयोग करिए और सबसे पहले निकालिए ए से बी के बीच की दूरी। तो आप लिखें ए से बी के बीच की दूरी, और ए से बी के बीच की दूरी कहलाती है ए बी, और ए बी का मान होगा x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सॉल्व करें कितना आएगा? देखें, 6 में से 3 जाएगा 3 का वर्ग, 4 में से 1 जाएगा 3 का वर्ग, ये आ गया आपका। कितना आ गया? ए बी। तो ए बी का मान हमारा निकल के आ गया यहाँ पे, ये हो गया 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 18। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 9, 9 कितने? 3 का वर्ग है, तो यहाँ से ए बी का मान निकल के आ गया 3√2 इकाई के बराबर। मतलब आपका यहाँ पे आसिमा और भारती एक दूसरे से 3√2 इकाई पर क्या है? बैठी हुई हैं। अब किसकी बारी आती है? बी से सी के बीच की दूरी। बी से सी के बीच की दूरी, बी और सी क्या है? तो बी है भारतीय, सी है क्या? मिला। बी से सी के बीच की दूरी, और ये निकालोगे तो बी सी बराबर क्या होगा? अंडर रूट x2 अब की बार क्या होगा? 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया जी। अब देखें यहाँ से आ गया हमारा 8 में से 6 जाएगा 2 का होल स्क्वायर और 6 में से 4 जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हमारा बी सी इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4। और इसको भी हम लोग लिख पाएंगे कैसे? इसे हम लिख पाएंगे बी सी इक्वल टू 2 अंडर रूट 4, सॉरी 2 इंटू 4, 4 कितना? 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से बी सी का मान आ गया 2 अंडर रूट 2 इकाई के बराबर। क्लियर है? अब आपका यहाँ से आसिमा और भारती के बीच की दूरी निकल गई। अब भारती और कैमिला के बीच की दूरी निकल गई। अब निकालो आसिमा और कैमिला के बीच की दूरी। अब ए से सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब ए से सी के बीच की दूरी हमारा होगा ए सी, और ए सी का मान होगा 8 माइनस, देखो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना निकल के आ गया भाई? यहाँ देखिए 8 में से 3 जाएगा 5 का होल स्क्वायर, और 6 में से 1 जाएगा, ये भी 5 का होल स्क्वायर आएगा। कितना आ गया? तो ये हो गया 5 25, 5 25, और इसे लिख पाएंगे हम 2 बार है तो 2 इंटू 25, 25 5 का होल स्क्वायर है, तो ए सी का मान निकल के आ गया 5 अंडर रूट 2 इकाई के बराबर। क्लियर? अब देखिए ए से बी के बीच की दूरी आई 3 अंडर रूट 2 इकाई, बी से सी के बीच की दूरी आई 2 अंडर रूट 2 इकाई, और ए से सी के बीच की दूरी आई 5 अंडर रूट 2 इकाई। इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे इसलिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यह निकालो ए बी प्लस बी सी, ये आ गया 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, जोड़ के कितना आ जाएगा? 5 अंडर रूट 2 इकाई के बराबर। ये आपके परिमेय जोड़ जाएंगे तो 5 अंडर रूट 2 इकाई के बराबर हो गया। तथा AC का मान क्या है भाई? तो AC का मान अभी आपने निकाला वो कितना है? 5 अंडर रूट 2 इकाई के बराबर। तो क्या लगता है
इन दोनों से ध्यान से देखो तो क्या लगता है, आप कहेंगे देयरफॉर ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी के। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी के। इसलिए इसलिए ए बी व सी संरेखी हैं, संरेखी हैं। और जब ये संरेखी है तो जाहिर सी बात है कि आसिमा आसिमा भारती और कैमिला कैमिला कहाँ बैठी हैं, एक सीध में बैठी हैं। किसमें बैठी है भाई, एक सीध में बैठी हैं, एक सीध में बैठी हैं। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि तीनों कहाँ बैठी हुई हैं, एक सीध में बैठी हुई हैं। तो चलिए नोट करिए, कैसा लग रहा है लेक्चर भाई, जरूर बताओ और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। साथ में टेलीग्राम के लिंक पे आप जाएं, वहाँ बड़े भारत भाई विजय सर के नाम से आपका चैनल बना हुआ है, उस चैनल से जुड़ जाइए। अगर नहीं वहाँ पे सर्च कर पा रहे तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे ऑलरेडी आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में जो भी आपको पीडीएफ या किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सबसे पहले टेलीग्राम के द्वारा आपको क्या की जाती है, बताई जाती है। तो चलिए नोट करें। अब इसके बाद से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और उदाहरण नंबर 4 देखते हैं कैसा है, आसान होगा, उसे भी करने का प्रयास करें। नोट करें। तो उदाहरण 3 के बाद से अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 4, और उदाहरण नंबर 4 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आईएमपी का टैग लगा के रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पे। तो मान लो कि यह हमने मान लिया कि यह बिंदु P है और यह बिंदु A है और यह बिंदु क्या है, B है। तो आप यहाँ पे लिखो माना, हल में क्या लिखोगे, हल में आपने लिखा माना बिंदु P एक्स कामा वाई बिंदु A 7,1 व B 3,5 से समदूरस्थ है। क्या इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि एक बिंदु P है, यहाँ मान लिया कि एक बिंदु P है और इधर कोई एक बिंदु A है और इतनी ही दूरी पे एक बिंदु क्या है, B। तो हमारा P जो है, P A से और यही P B से समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। तो समदूरस्थ का मतलब ये हुआ। अगर समदूरस्थ है तो ध्यान से देखो, आपका पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, पी ए बराबर पी ए का मतलब क्या हुआ, पी से ए के बीच की दूरी, और पी बी का मतलब क्या हुआ, पी से बी के बीच की दूरी। तो निकालिए यहाँ पे पी ए आपका ये है ना भाई, तो 7 माइनस एक्स 7। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान दो, समझने वाली बात है, अगर पी ए पी बी के बराबर होगा तो इनका वर्ग भी आपस में बराबर होगा, दैट मीन्स पी ए का होल स्क्वायर बराबर होगा पी बी के होल स्क्वायर, ये भी आपस में बराबर होगा। अब पी ए के बीच की दूरी होती है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का। अब वर्ग करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब यहाँ अरे यहाँ से यार दूरी सूत्र लिख लो ना, दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, यही होता है आपका। अब अगर वर्ग करोगे दोनों तरफ का तो दूरी सूत्र का वर्ग होगा तो इसका भी तो वर्ग होगा, वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा एक्स टू 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आपका 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यह हो गया आपका। फिर पीबी ये है भाई, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका लीजिए। अरे यहाँ पे लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, ये हो गया 7,1, ये हो गया एक्स कामा वाई और ये हो गया आपका 3,5। तो ऐसे तो निकालोगे पी ए 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा पी बी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसका वर्ग ए माइनस बी का, ए का स्क्वायर मतलब 49 प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी 7 दूना 14 एक्स, इसका करोगे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई। अब इसका करिए, 3 का वर्ग करोगे 9, एक्स का वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर और 3 दूना 6 तो माइनस 6 एक्स, 5 का वर्ग करोगे 25 और यहाँ पे आ जाएगा
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, इतना हो गया। ठीक है जी। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर से यह एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों एक साइड दोनों दो पक्षों में दोनों एक ही मान के साथ हैं, इनका भी चिन्ह प्लस है, इनका भी चिन्ह प्लस है, कैंसिल। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर में ख्याल से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, अब सबको इधर लेते आओ, तो ये हो जाएगा 49 से 1 मिलकर कितना हो गया 50, माइनस 14x माइनस 2y। इधर से आ रहा है 25 9 34, इधर आएगा तो माइनस 34, अब माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x, अब माइनस 10y इधर आएगा तो प्लस 10y, और उधर कितना आ जाएगा 0। ठीक है जी। अब यहाँ सॉल्व करिए, 50 में से 34 जाएगा 16, माइनस 14x में से 6x जाएगा माइनस 8x, अब माइनस 2 में से 10 जाएगा तो प्लस 8y बराबर 0। इसे थोड़ा रिअरेंज करें तो माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं पूरे में, देखो 8 का टेबल में आ रहा है तो पूरे में हम 8 से भाग माइनस 8 से भाग देते हैं, माइनस 8 से तो भाग देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ आपका बन जाएगा x, अब माइनस से भाग दोगे तो प्लस में से मैं माइनस से भाग तो माइनस y और माइनस 2 बराबर 0। अब x माइनस वाई माइनस 2 बराबर जो 0 आया, इसी मान के लिए इसी संबंध के लिए हमारा बिंदु x, y 7, 1 तथा 3, 5 से क्या है समदूरस्थ होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही आपको संबंध ज्ञात करना है, आसान है, सिंपल है। तो चलो इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम इसके लास्ट जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5, और फिर उस लास्ट उदाहरण के बाद से हम बहुत जल्द अगला लेक्चर आएंगे जहाँ पे आपका 7.1 पूरा क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। नोट करें, तो उदाहरण 4 के भांति अब हमारा जो उदाहरण नंबर 5 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप स्टार लगा कर रखिएगा बाबू, ध्यान से इन सब क्वेश्चनों को देखते हैं, क्योंकि आने की संभावना इनकी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। क्या कह रहे हैं, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, वाई अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना, आपको तो पता ही नहीं कि कौन सा बिंदु, तो आप मान लो अपने पास एक मानक वाई अक्ष पर एक बिंदु P है, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु P है तो उसका निशान कितना होगा, तो वाई पर निशान केवल वाई का मान होता है, एक्स का तो मान होता नहीं, तो होगा 0, y। ठीक है, जो बिंदु A 6, 5 और B -4, 3 से क्या हो समदूरस्थ, बड़ा आसान है भाई, चलो करते हैं। इसका हल कैसे ज्ञात करोगे, तो हल में आप यहां मानोगे, माना y अक्ष पर एक बिंदु P जिसका निशान कितना होगा 0, y, बिंदुओं A 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ है, ठीक है जी। अब देखो अगर आपका ये समदूरस्थ है तो कैसा होगा, यहाँ पे कोई बिंदु P हो गया, मैं थोड़ा साइड में लेता हूँ, ऐसे एक y अक्ष बना लो, यह y अक्ष मान लो हो गया हमारा, यहाँ बिंदु P ले लिया जिसका मान कितना दिया है x का मान 0 का मान y, ऐसे। अब यहाँ से कोई एक बिंदु है इधर, हमने कह दिया कि मान लो कि -4, 3 इस निशान इसमें आएगा इस चतुर्थांश में, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक बिंदु है आपका, ये बिंदु ले लिया गया B, और यहाँ कोई एक बिंदु ले लिया गया आपका, इधर कहीं एक बिंदु ले लिया गया। अब यह दूरी और यह A, यह दूरी आपस में कह रहा क्या है बराबर, तो B का मान है -4, 3 और इसका मान है 6, 5। ठीक है, तो आसान है, कैसे आसान है करते हैं। तो अगर ये समदूरस्थ होंगे तो इनके दोनों के बीच की दूरियां क्या होंगी आपस में बराबर ना होंगी, तो समदूरस्थ हैं, तो आप लिखोगे पीबी बराबर होगा पीबी बराबर होगा PA के, और क्या प्रयोग करने वाले हो, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से हमारा क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना जी दूरी सूत्र। तो या P से B के बीच की दूरी या P से A के बीच की दूरी, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो क्या आ जाएगा PB स्क्वायर बराबर PA, वर्ग करने से क्या फायदा होता है, रूट हट जाता है। ठीक है ना जी, अब बड़ा आसान है। अब यहाँ पे मान रखो PB x2 - x1 मतलब -4 - 0 का होल स्क्वायर, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - y का होल स्क्वायर, यार इधर 3 - y का होल स्क्वायर। ऐसे ही PA क्या होगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर।
ये हमारा मान निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ देखिए -4 में से -0 हो जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 का 9, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, प्लस वाई स्क्वायर -3 दूना 6y, और यहाँ 6 में 0 जाएगा तो 6 का वर्ग, प्लस 5 25 प्लस वाई स्क्वायर 5 दूना 10y, ऐसा हो गया। अब देखो इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। -4 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 16 प्लस 9 -6y, और यहाँ होगा 6 के 36 प्लस 25 -10y, ऐसा हो गया। सॉल्व करिए, 16 9 कितना हो जाएगा 25 -6y, और यहाँ हो गया 36 प्लस 25 -10y। अब देखो इस 25 से यह 25 कैंसिल हो जाएगा, और सबको अब उधर भेजो, सब इधर जाएगा। अच्छा -10y को इधर लेकर आओ, 36 को इधर दो, तो -10y इधर आ गए, माइनस में इधर आए तो क्या होगा प्लस, तो -6y प्लस 10y बराबर 36। अब 6 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 36। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया हमारा 36/4, 4 एकम 4 4 9 को 36, तो y का मान कितना आ गया 9। ठीक, तो वांछित जो हमारा बिंदु था P, उसका निशान क्या होगा, हम लिखेंगे इसलिए वांछित, वांछित मतलब जो हम चाह रहे थे, वांछित बिंदु P का निर्देशांक, वांछित बिंदु P का निर्देशांक जो कहाँ पे स्थित है, y अक्ष पे, ये हो गया 0, और y का मान कितना है 9, 0 का मान 9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, तो बड़ा आसान है। इसी 0 का मान 9 से B और A दोनों क्या है, आपके समदूरस्थ स्थित है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या किए भाई, तो दूरी सूत्र समझा, और दूरी सूत्र के आधार पे प्रश्नावली 7.1 के जितने भी उदाहरण थे सबका हमने क्या किया, अध्ययन किया। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में आप लाइक भी करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाए उसका नोटिफिकेशन पहले आप ही को मिले, इसलिए बेल आइकन का प्रेस होना क्या है, जरूरी है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद।